देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हरीश नामक 40 वर्षीय आदमी ट्रकों की युवा कंपनी में काम करता था, जहां अक्सर युवा लोग बड़ी कंपनियों के लिए ट्रक ड्राइव करते थे। इस काम में लगे हरीश को आज काफ़ी वक्त बीत गया था। हरीश के मन में इस काम के प्रति बेहद लगाव था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस काम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। एक अच्छी कमाई करने वाला हरीश महाराष्ट्र की ओर डिलीवरी करने चल पड़ा। वैसे तो एक ट्रक ड्राइविंग का काम लोगों के खातिर अपमानजनक माना जाता है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी उसी सामान पर टिकी होती है जिसे ट्रक ड्राइवर डिलीवर करते हैं। ट्रक ड्राइवर की दृष्टि से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम एक जैसे होते हैं, बस लोगों का मन और उनकी सोच छोटी होती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर तो पैसे की रकम भी काफ़ी बड़ी थी। जहाँ तक लोगों ने सुना था कि ट्रक ड्राइविंग के दौरान बेहद कम रकम हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये गलत था। हरीश एक गवर्नमेंट टीचर के बराबर तनख्वाह लेता था। महाराष्ट्र की तरफ डिलीवरी करते वक्त हरीश के साथ उसका हेल्पर नहीं था। बीमार होने के कारण आज हेल्पर उसका साथ देने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से अकेले ही हरीश को डिलीवरी करनी थी। रात का समय ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ जोरों से चिल्लाता हुआ ये सन्नाटा, जिससे ट्रक का टायर और उसके हॉर्न की आवाज़ तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। स्पीड के साथ चलती हुई ट्रक के सामने अचानक एक काली बिल्ली नजर आई। हरीश उस बिल्ली को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहले भी इस अशुभ संकेत के बारे में सुना था, लेकिन आज तक उसने इन चीज़ों पर विश्वास नहीं जताया। बचपन से ही उसने इन चीज़ों का विरोध किया था, खासकर भूत प्रेतों को मानना तो उसके जीवन में कहीं लिखा ही नहीं था। उसने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन प्रकृति की चीज़ों को कोई भी समझ नहीं पाता है आगे क्या होने वाला है और अब क्या हुआ। खैर, थोड़ा थोड़ा हरीश भी अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहा था, जिस वजह से उसके पाँव पता नहीं क्यों लेकिन बुरी तरह से कांप रहे थे। पहले तो हरीश को लगा कि आज उसकी बीपी चढ़ चुकी है, जिस कारण उसे दवाइयाँ लेनी चाहिए, और दवाइयाँ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पानी होता है। इधर उधर वो अपनी नज़र दौड़ाने लगा कि वो किसी नल को देखकर पानी एकत्रित कर सके। तकरीबन 10 मिनट तक आगे चलने के बाद उसे बगल वाली झाड़ू के करीब एक पानी की बड़ी सी टंकी दिखी। उस टंकी के चारों तरफ काफ़ी सारे नल लगे हुए थे। हरीश अपने ट्रक को वहीं थाम कर नीचे उतर गया और पास में मौजूद एक नल से पानी भरने लगा। इसी बीच उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। ये किसी की दर्द भरी आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनते ही हरीश के कान खड़े हो गए। काफ़ी देर तक वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये आवाज़ तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हरीश ने देखा कि उस नेशनल हाईवे से सटी हुई एक कच्ची रोड, जिसके ऊपर एक ट्रक पलटी खाकर नीचे की तरफ गिरी हुई थी और उसके दोनों तरफ की लाइट फ्लिप कर रही थी। हरीश को पूरा विश्वास हो चुका था कि इन आवाज़ों का स्रोत वही ट्रक है। सब आवाज़ इसी ट्रक की देन है। हरीश को उस समय ट्रक में मौजूद लोगों की मदद करने का एक बेहतरीन आइडिया मिला। उसने अपने ट्रक के अंदर से लोहे का एक सरिया बाहर निकाला और उस ट्रक की तरफ चल पड़ा। इस वक्त रात के 1:36 हो रहे थे, यानी कि करीब 2 बजने वाले थे। जैसे जैसे हरीश के छोटे छोटे कदम उस ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी रूह अपने आप ही थर्रा रही थी। ट्रक की तरफ से कुछ खास नज़र आ रहा था, कुछ ऐसा जो वो पहली बार देख रहा था। फिर उसने देखा कि उस ट्रक की हल्की हल्की रोशनी में उसे उसके अगल बगल में खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो चुका था कि यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हरीश जल्द से जल्द उस ट्रक के पास पहुँचा तो उसने देखा कि ट्रक के अगल बगल में किसी का नामो निशान नहीं था और उसके पास उसका फ़ोन था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन ट्रक को ठीक से जांचने के लिए ये रोशनी काफ़ी नहीं थी। अंधेरा होने के कारण ट्रक के अंदर की चीज़ें एकदम साफ नज़र ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे हरीश ने आगे वाले शीशे को तोड़ दिया, लेकिन असली खौफनाक दास्तां तो अब शुरू हुई, जब उसने देखा कि ट्रक के अंदर मांस के टुकड़ों में बटा हुआ एक इंसान बुरी तरह मरा हुआ पड़ा था। लेकिन वो चिल्ला कैसे सकता है, क्योंकि उसको तो किसी ने मांस के टुकड़ों में अलग अलग बांट दिया था। फिर वो चिल्लाने में कामयाब कैसे हुआ,
यही सब देखते हुए हरीश जब उस ट्रक से अपनी मुंडी बाहर निकालने लगा, लेकिन इसी बीच उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी चीज के अंदर उसका सर फंस गया है और वह अपनी समस्त ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी मुंडी को निकाल नहीं पा रहा था। हरीश को छन छन पायलों की आवाज सुनाई दी। एक तरफ उसका सर बाहर ही नहीं निकल रहा था और दूसरी तरफ इन आवाजों के सुनते ही उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। पीछे मुड़कर देखना तो हरीश के लिए नामुमकिन जैसा था, क्योंकि उसका सर हवा में फंस गया था, जो बड़े ताजुब की बात थी। बार बार हरीश अपने सर को हिलाता रहा और फिर हरीश को अपने पीछे से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी सुनाई दिया जो उसकी समझ से बाहर थे। दरअसल वहाँ की लैंग्वेज कुछ अजीब सी थी, जिसको समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। और वैसे भी भूत प्रेत की बात को समझ पाना कहाँ एक आम इंसान के बस की बात होती है। तो भला हरीश में इतनी अहमियत कहाँ की कि वो प्रेतों की बातों को सहजता से समझ पाए। इसी बीच हरीश ने एक बार फिर थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन इस बार तो ताकत लगाने के बाद भी उसका सर आसानी से उस शीशे से बाहर निकल गया जो अभी अभी उसने तोड़ा था। और जैसे हरीश का मुख उस कांच से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पायलों की आवाज़ एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। साथ ही एक अजीब सी आवाज़ भी उसी तरफ से आ रही थी। और इस आवाज़ को सुनते ही हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक टहनी बार बार हिल रही थी। फिर जो हुआ हरीश तो उसे देखकर सुन पड़ गया। फिर काफ़ी देर तक उस पेड़ की एक शाखा उसी तरह हिलती रहे, लेकिन बाद में उसके ऊपर से कुछ नीचे गिर गया। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो एक औरत थी, और जैसे ही वो औरत ज़मीन पर गिरी तो किसी मुर्दे की तरह ज़मीन पर ही पसर गई। एक मामूली इंसान को भय के समुद्र में धकेलने के लिए बस इतना काफ़ी होता है। अब हरीश के अंदर इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो उस औरत के भी करीब जा सके। तभी वो पीछे मुड़ा और धूम दबाकर भागने लगा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने ट्रक के पास नहीं पहुंच गया। ट्रक के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। वो जानता था कि इस जगह पर परलौकिक शक्तियाँ अपना डेरा जमा कर रखती हैं, जिनसे अपना बचाव कर पाना बेहद आवश्यक है। ट्रक को स्टार्ट करते ही उसे अपने सामने की ओर औरतों का एक विशाल झुंड दिखा। औरतों के इस बड़े दल को देखकर हरीश के पैर सुन पड़ने लगे। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ भूतों के एक जोड़े ने उसे घेर लिया था, तो दूसरी तरफ अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी ट्रक को उन औरतों के ऊपर से निकाल सके। थर-थर कांपते हुए हाथों के साथ वो पूरी तरह से नाकाम कोशिश करता रहा। उसके कान में एकदम से किसी के फुसफुसाने की धीमी सी आवाज़ आई। आवाज़ के अंदर भय का रुख था, जो कि हरीश को लगातार डराए जा रहा था। तभी हरीश डरते कांपते हुए अपनी ट्रक का गियर डालकर उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी उसके ट्रक के टायर के पास कुछ फंस गया है, जिस वजह से ट्रक 1 इंच भी आगे हिल पाने में नाकाम है। कुछ भी हो, लेकिन हरीश को ट्रक से नीचे उतरकर इस बात को जांच करना था कि क्या सच में ट्रक के टायर के सामने कोई वाट लग गई है। सामने की ओर दिखाई देने वाला वो भयानक दृश्य जो अभी भी अपने डर के बादलों को गरजने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ हरीश कांपते हुए खिड़की से नीचे उतर गया। फिर ट्रक से नीचे उतरते ही हरीश ने जो खौफनाक दृश्य देखा, उसे देखकर तो मानो उसकी रूह कांप गई। एक मामूली सी औरत उस ट्रक को पीछे पकड़कर खड़ी थी। हरीश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, ओह, तो तूने इतनी देर से परेशान करके रखा है। पर हरीश भूल चुका था कि एक सामान्य औरत ट्रक को नहीं रोक सकती। लेकिन जब उस औरत ने अपनी मुंडी को हरीश की तरफ घुमाया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत चीज़ से पंगा ले लिया है। अब तो उसका ट्रक भी भूतों से ग्रस्त हो चुका था। उसका एकमात्र सुरक्षित स्थान भी अब उसके लिए खतरा बन चुका था। हरीश के अगल बगल में खतरों का संकेत लगातार बढ़ता जा रहा था और जिंदगी बचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। जब हरीश को एहसास हुआ कि अब उसका ट्रक उसके लिए खतरा साबित होने वाला है, तो उसने हाईवे पर पैदल पैदल चलना ही शुरू कर दिया। और वो जानता था कि यहाँ पर रुकना उचित नहीं है, किंतु उसके बाद ही उसकी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई और उसकी रोशनी हरीश के सर पर पड़ी तो वो पीछे मुड़ गया और अब उसकी ट्रक के अंदर
वही भयानक चुड़ैलें थीं जिसके समक्ष हरीश की एक ना चलती हो। ट्रक ने अचानक ही स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया और ट्रक से डरते हाँफते वो हाईवे पर तेज स्पीड के साथ भागने लगा। लेकिन आज हरीश की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज तर्रा ट्रक ने हरीश को एक जोरदार टक्कर मारी और तकरीबन 10 फीट ऊपर उछलकर हरीश सड़क के बीचों बीच गिर गए। हरीश की हड्डी पसलियों में जोरदार मोच आई और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपने स्थान से भी खड़ा हो सके। वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। हरीश ने अपनी सुध-बुध खोई। तब तक उसके अगल बगल में वही औरतें खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। अभी भी भयानक दृश्यों का सफर खत्म नहीं हो रहा था। बस कुछ पल के बाद हरीश की दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो अस्पताल के एक बेड पर वो भर्ती पड़ा था, जहां पर उसके शरीर में अनगिनत चोटों ने स्थान जमा कर लिया। सारी घटनाओं को अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत करने के बाद हरीश को पता चला कि वो हाईवे हॉन्टेड है। तकरीबन 11 साल पहले इस हाईवे के बगल से सटा हुआ लोगों का एक झुंड निवास करता था, लेकिन गंदी नज़र वाले लोगों ने औरतों का बलात्कार किया। कहते हैं उन औरतों को मारने के बाद उनकी आत्मा उन लोगों को बेहद परेशान करती है जो अमूमन रात में सफ़र करते हैं। ट्रक ड्राइवर से तो उनकी इतनी शत्रुता थी कि वो उन्हें कभी भी मारने की क्षमता रखते हैं। और ट्रक एक्सीडेंट जैसा दिखाई देने वाला दृश्य भी सिर्फ एक माया भ्रम होता है जिसके अंदर फंसकर हर कोई अपनी जान गंवा देता है। अब इसके पीछे की हकीकत क्या है ये तो दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों के मुताबिक असलियत यही है। खैर उस दिन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, हरीश ने ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठना तक छोड़ दिया, क्योंकि आज भी जब भी वो किसी ट्रक के स्टीयरिंग को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो दृश्य आज भी उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह घूमता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों रात के करीबन 2 बज रहे थे। मैं अपने दोस्त अजीत के साथ एक ट्रैवलिंग के सफ़र में था। सफ़र बहुत लंबा था और लगातार 4 घंटे के एक लंबे सफ़र के बाद अब मुझे थकावट होने लगी और इसी थकावट के चलते अब मुझे कहीं आराम की ज़रूरत आन पड़ी थी। लेकिन दूर दूर तक हमें इस सड़क पर कोई भी ढाबा नज़र नहीं आ रहा था और इसी बीच हमारी गाड़ी एक गांव के समीप पहुंची। मुझे तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब हम उस गांव के करीब पहुंचे थे तो वहां पर बहुत लंबे लंबे खंभे बने हुए थे और शायद वहां एक पावर हाउस भी था। शायद मुझे उस पावर हाउस के अंदर कोई आदमी दिखाई दे रहा था। पहले तो मैंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी मुझे अपनी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था और मैंने वैसा ही किया। अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया तो अजीत ने मुझे कहा, अरे भाई रात के 2 बज रहे हैं और इतनी रात को हमें रास्ते के बीच में कहीं पर भी अपनी गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने अजीत की बातों को अनसुना कर दिया और फिर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, क्योंकि इस समय तो मुझे एक जोरदार भूख लगी थी और ऊपर से गाड़ी के अंदर रखा हुआ पानी भी अब गर्मी के मारे तपने लगा था। ठंडे पानी की तलाश में मैं काफ़ी देर तक भटकता रहा था, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि काफ़ी देर तक तलाश करने के बावजूद भी मुझे पानी की कोई सुविधा नहीं मिली। और गुस्से में आकर मैं अजीत से कहने लगा, अबे भाई तू चुप बैठ, यहाँ मुझे प्यास लगी है और तुझे गाड़ी रोकने की पड़ी है, भला कौन यहाँ हमें लूटने के लिए खड़ा होगा। फिर उस पावर हाउस के पास मौजूद एक आदमी हमारी गाड़ी के पास पहुंचा और फिर उसने हमारी गाड़ी की विंडो के नीचे झुकाने के लिए कहा। मैंने गाड़ी का दरवाजा ही खोल दिया। वह आदमी बाकी इंसानों से मुझे थोड़ा अजीब प्रतीत हो रहा था। उस आदमी के बदन से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद अभी अभी इस आदमी ने सिगरेट जलाई होगी, जिस वजह से मैंने उस आदमी से इस बारे में कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। उसके बाद में मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब यहाँ खाने पीने की कोई सुविधा है क्या। तो उस आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे झुकाया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने उस पर विश्वास जता दिया। काफ़ी देर तक वो आदमी मौन खड़ा रहा और मैं उसका मुंह ताकता ही रहा। फिर मुझे लगा कि शायद इस शराब के नशे में है तो इसे कुछ सूझ नहीं रहा होगा। फिर से मैंने उस आदमी के कान में कहा, भाई साहब मैंने आपसे कुछ पूछा। फिर उसने एक गंभीर आवाज़ में कहा, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक ढाबा पड़ता है, वहीं पर चले जाओ। और हाँ, ये गांव जितना नॉर्मल तुम्हें दिख रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन इस गांव की वास्तविकता तुम कभी नहीं देख पाओगे, जो तुम्हारे साथ कभी भी घट सकती है।
उस आदमी की बातों पर मुझे एक तरफ हंसी भी आ रही थी तो दूसरी तरफ गहराइयों से छुपी हुई इन बातों का सच भी। मैं नहीं जान पाया कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुक सकते हैं। पता नहीं क्यों लेकिन वो आदमी कुछ सोच विचार करके बोला, पर कमरे तो बहुत हैं, लेकिन इन कमरों के अंदर जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं। यही बात मेरे समझ से बाहर थी और फिर उस आदमी ने हमें यहाँ से निकलने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो उस आदमी ने कहा, याद रहे ये गांव जितना नॉर्मल दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब एक पल के लिए मुझे उस आदमी पर गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बेवकूफ़ के बराबर होने से अच्छा है इसे नज़रअंदाजी कर देता हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन पसीना टपका देने वाली इस गर्मी में अब मेरा गला सूखने लगा था और किसी भी हालत में मुझे पानी की बहुत आवश्यकता थी, और वो भी ठंडे पानी की। लेकिन पानी तो दूर दूर तक था ही नहीं। और अब तक मुझे सड़क के किनारे एक सुनसान जगह नजर आई। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि एक सुनसान जगह होने के बावजूद वहाँ पर एक वाटर कूलर लगा हुआ था और उस वाटर कूलर के अंदर ठंडे पानी का बहाव हो रहा था। मैं तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मुझे ऐसा एहसास हुआ मानो एक पतली सी हवा मेरे शरीर के आर पार हो गई हो। एक हवा के झोंके ने कुछ पल के लिए मुझे हताश कर दिया। मेरा शरीर टूट सा गया था और उसके बाद मैंने गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल उठाई और फिर उसे लेकर उस वाटर कूलर की तरफ चल पड़ा, जहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारा खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन वहाँ कोई कैसे पहुँच सकता है? इस घनघोर रात में दूर दूर तक न ही तो किसी रोशनी की सुविधा थी और न ही दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई दे रहा था। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और ऊपर से अचानक आसमान में बादल छाने लगे। अचानक मौसम को इस तरह बदलता देख मुझे काफ़ी डर लगने लगा। लेकिन अचानक ही किसी के चिल्लाने की मुझे आवाज़ सुनाई दी और कहीं ना कहीं मुझे 100% ये विश्वास भी था कि यह आवाज़ मेरे दोस्त अजीत की ही है। मैं बिना पानी भरे अपनी गाड़ी की तरफ भागा तो मैंने देखा कि गाड़ी का तो दरवाज़ा खुला हुआ था। और फिर जब मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी के अंदर तो मेरा दोस्त अजीत नहीं था। वो गाड़ी के अंदर से गायब था और मैं इधर उधर आजू बाजू में उसे देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे वहाँ से थोड़ी दूर एक छोटे से जंगल में किसी चीज़ के इधर उधर खिसकने की हल्की सी आवाज़ आने लगी। और इस आवाज़ को सुनकर ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान था कि कहीं ना कहीं मेरा दोस्त भूल से टॉयलेट करने के लिए कहीं इस तरफ तो नहीं चला गया। और यही सब सोचते हुए मैं उन हल्की फुल्की झाड़ियों की तरफ चल दिया जहाँ कांटों के साथ साथ सूखे पेड़ मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं तेज गति से कदम पटकते हुए उस जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर कुछ नज़र आ रहा था जो एकदम काला काला था और वो किसी टांग को पकड़कर घसीट रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई जंगली जानवर है। पता नहीं क्यों लेकिन उसे देखते मेरे शरीर के रोंगटे अपने आप ही खड़े हो रहे थे। पूरे बदन के अंदर गर्मी का एहसास भी ज़ोरों से होने लगा। और इसी बीच मुझे आवाज़ आई, भाई भाई मुझे बचा ले वरना मुझे मार देगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई और नहीं बल्कि अजीत ही है, जिसका पाँव पकड़ के भयानक जीव घसीटे जा रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि उस जीव ने मेरे दोस्त अजीत को पकड़कर जो इसे एक पेड़ से टकरा दिया और मेरा दोस्त दर्द के मारे कराहने लगा। लेकिन उसकी सहायता के लिए अभी भी मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। पूरा बदन जोरों से तपने लगा था और शरीर में खौफ का एक अलग ही रक्त बह रहा था। मगर फिर मैं एक सूखी लकड़ी लेकर उसकी तरफ भागा। लेकिन जैसे मैं तेज गति से उसकी तरफ भागा तो मुझे एहसास हुआ कि असल में ये कुछ जंगली जानवर नहीं बल्कि एक प्रेत है जो बड़ा ही खौफनाक है। उसका मुंह एकदम खोखला था जिसके अंदर से मक्खियां भिन भिन कर रही थी और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन मैं अपने दोस्त अजीत की जान बचाने में सफल नहीं रहा। उसका वो चेहरा जिसको देखकर हर कोई थरथरा उठे, उसके अंदर से निकलने वाला एक अजीब सा धुआं जो पहले मुझे उस आदमी के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया था, उसको देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया था। लेकिन जब मैंने अपने ही दोस्त की कटी हुई मुंडी देखी तो मैं अंदर तक टूट गया। अब मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि किसी तरह वापस अपनी गाड़ी तक पहुंच सकूं। मेरे पांव फूल चुके थे, लेकिन फिर अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देखकर किसी तरह वहां से मैं भागने की कोशिश करने लगा। और इस बार मैं थमा नहीं।
तेज रफ्तार के साथ भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया, जहां पर मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास एक अच्छा खासा मौका था। लेकिन जैसे मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो ब्रह्म राक्षस की तरह नजर आने वाला शैतान गाड़ी में ही बैठा था। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार झपट्टा मार दिया और मैं इस जोरदार झपट्टे को कुछ पल के लिए सह नहीं पाया और गाड़ी के दरवाजे से टकरा कर वहीं पर बेहोश हो गया और सर में एक भारी चोट भी लग गई। फिर मैं एक गंभीर अवस्था में बेहोश हो गया था और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि एक अजीब सा कमरा जिसके अंदर मुझे घुटन जैसा महसूस हो रहा था, वो पूरा का पूरा बंद था और उसके अंदर एक काली परछाई मेरे आसपास मंडरा रही थी। उस परछाई की आकृति में चांद की हल्की रोशनी मैं साफ देख पा रहा था। मुझे भय तो लग रहा था, किंतु मैं तभी जुबान में लड़खड़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज। मगर मेरी इस बात का जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उस काले रंग की परछाई के अंदर से एक आवाज आई, ये जगह तुम्हें खत्म कर सकती है, अगर अपनी जान बचानी है तो रात के 3:30 बजे जैसे ये दरवाजा खुलेगा तुम यहाँ से बाहर निकल जाना। लेकिन याद रहे, बाहर निकलते वक्त भी तुम किसी को नजर ना आओ। अगर भूल से भी किसी ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब बातें मुझे बड़ी डरावनी महसूस हो रही थी। तभी मैंने देखा कि मैं पेड़ों की जड़ों से बंधा हुआ था, लेकिन एक हाथ खुला हुआ था। तो मैंने अपने पूरे बदन को आज़ाद कर लिया और दूसरी पल जब मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि उस जाली के अंदर से आ रही चांद की रोशनी में मुझे अपने दोस्त अजीत की लाश पड़ी हुई नजर आई। मैं घबरा गया और इसी बीच घबराहट के 3:30 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और जैसे मुझे हवा के एक तेज झोंके का एहसास हुआ तो मैं एक झटके से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसके बाद वो दरवाज़ा खुला और दरवाजे के खुलते ही मैं सरपट भागने लगा और इस बार मैं थमा नहीं और सीधा हाईवे पर आकर रुका। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट देता है, ऐसा ही कुछ हुआ। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर हाईवे पर तो भाग आया, लेकिन इसी बीच एक तेज तर्रार ट्रक पलक झपकते मुझे टक्कर मारकर वहां से आगे निकल गई। मैं बेहोश होकर एक बार फिर सड़क पर ही गिर पड़ा। इस बार मैं घायल अवस्था में था और मेरे बदन में बहुत जोरदार चोटें आ चुकी थी। एक बार के लिए जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी रोशनी से जगमगाते हुए दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, जो कि कुछ देर के बाद बंद हो गया और फिर मेरी आंख भी बंद हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन करीब 100 बार ऐसा हुआ और उसके बाद 101वीं बार मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में लेटा हुआ था, जहाँ मेरे बगल में अजीत खड़ा था। अजीत को देखते मेरा सर चकराने लगा और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब इस बार मुझे होश आया तो मेरे सारे घर वाले आजू बाजू में खड़े थे। उन्हें पहले से सारी घटना के बारे में पता था। उसके बाद मुझे पता चला कि अजीत की मौत हो गई थी और ट्रक से टकराने की वजह से मैं तकरीबन 3 महीने तक कोमा में ही रहा। दोस्तों, उसके बाद मैं तकरीबन 7 महीने के लिए रिकवरी में रहा और उसके बाद नॉर्मल हुआ। तब जाकर मैं फिर से अपने काम में जुट गया। लेकिन इस खौफनाक घटना ने करीब 1 साल के लिए मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। लेकिन वो एक मोड़ मेरी ज़िंदगी को नई दिशा देने में सक्षम हुआ और आज मैं सही सलामत हूँ। मगर अपने खास दोस्त अजीत के मरने का आज भी मुझे गम है और उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और वो मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी रात थी जिसने खुद मुझे क़यामत दिखाई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।